नमस्कार बच्चों। मैं ज्योति शुक्ला। आज हम सब यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, उसके पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले पाठ का जो नाम है वो इस प्रकार से है, भारत का आकार एवं स्थिति। बच्चों, इस पाठ में हम भारत के आकार यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया और भारत की विश्व में स्थिति यानी सिचुएशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी भारत की आकृति कैसी है और विश्व में भारत कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आइए बच्चों, ये देखिए, ये विश्व का मानचित्र है। ठीक है, जो आपकी जो बुक दी हुई है उसके पहले ही पेज पर दिया हुआ है, मैं दिखा भी रही हूँ इसमें। और ये देखिए, ये भारत का मानचित्र है। ठीक है, पहचान गए? गुड। अब इस जो मानचित्र दिया हुआ है ये विश्व का मानचित्र है, इसमें भारत को ढूंढिए। देखिए ज़रा, मिल गया? गुड, बहुत अच्छे। ये देखिए, विश्व में भारत का स्थान जो है वो इस जगह पर है। ये देख रहे हैं आप? ठीक, चलिए अब हम विश्व में भारत की वास्तविक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो आप विश्व का मानचित्र देख रहे हैं ना ध्यान से? ठीक है, हाँ, इसमें कुछ खड़ी रेखाएं दिख रही हैं, देखिए, यानी वर्टिकल लाइंस। ठीक है, और कुछ लेटी हुई रेखाएं दिख रही हैं, पड़ी हुई लाइंस, यानी जिनको हम हॉरिजेंटल लाइंस कहते हैं। ठीक है, हाँ, इनमें जो खड़ी रेखाएं हैं बच्चों, उन्हें हम देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। खड़ी रेखाओं को, जो वर्टिकल लाइंस हैं, उन्हें हम देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। और जो पड़ी रेखाएं हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो दोनों प्रकार की रेखाएं हैं, इनके माध्यम से ही हम पूरी पृथ्वी पर किसी भी देश की स्थिति या स्थान की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसीलिए मानचित्र पर इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो लैटिट्यूड लाइंस हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं जिन्हें हम कहते हैं, उनके द्वारा ही पूरी पृथ्वी में कौन सा देश या कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है, उसकी हमें सही स्थिति की जानकारी इन दोनों रेखाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। बच्चों, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के साथ साथ जब हमें विश्व में किसी देश की या किसी स्थान की स्थिति का वास्तविक पता लगाना होता है तो हमें मानचित्र पर दिशाओं का भी ज्ञान होना आवश्यक है। आइए हम देखते हैं। ये चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ, एक जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं ये पूरा ग्लोब बना हुआ है। ग्लोब के बीचों बीच भाग में एक खड़ी रेखा दिख रही है जो ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में काट रही है। ठीक है, तो जो खड़ी रेखा है उसके ऊपर की जो दिशा है वो उत्तर दिशा है और उसके नीचे वाली जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है। और जो खड़ी रेखा है, इसको अगर हम बीच से देखें तो बीच के एक तरफ दायां हिस्सा है और एक तरफ बायां हिस्सा है। तो जो बायां वाला हिस्सा है उसको हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं और जो दाईं तरफ जो हिस्सा दिख रहा है इसको हम पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक पड़ी रेखा है जो पूरे ग्लोब को बीच से बराबर भागों में बांट रही है। तो उसके अगर हम दाईं तरफ देखें तो पूरब लिखा हुआ है, यानी जो ये वाली दिशा है ये पूरब, ये पूरे ग्लोब में जो इस तरफ का हिस्सा है ये पूरब दिशा की ओर जाता है। ठीक, और जो ये वाला हिस्सा है इधर हम पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इस तरीके से इस पूरे ग्लोब यानी पूरे मानचित्र में अगर हम दिशाओं की स्थिति जानें तो ग्लोब की जो बीचों बीच की खड़ी और पड़ी रेखाएं हैं उनके आधार पर हम पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो फिर उसके साथ साथ जो ये पूरब और पश्चिम वाली रेखा है ये भी आपको दो बराबर भागों में ग्लोब को बांट रही है। पूरब पश्चिम के जो ऊपर वाला हिस्सा है उस हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और जो नीचे वाला हिस्सा है उस हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं उत्तर और पूरब के बीच में जो एक रेखा खींची गई है उस रेखा से हमें उत्तर और पूर्व की दिशा का ज्ञान होता है।
इसके साथ पूरब और दक्षिण के बीच में एक रेखा खींची गई है। इससे हमें दक्षिण और पूर्व की दिशा का ज्ञान होता है। इसके साथ आपका दक्षिण और पश्चिम के बीच में भी एक रेखा खींची हुई है। इससे हमें पता चलता है कि ये जो दिशा जा रही है ये दक्षिण और पश्चिम की ओर है। फिर उसके बाद हमारी लास्ट है पश्चिम और उत्तर। ठीक है, तो ये वाली जो दिशा है ये उत्तर और पश्चिम। तो इस तरीके से अगर आप मानचित्र में दिशाओं के बारे में देखेंगे तो ये जो फिगर है इसको आप अपने माइंड में एकदम फीड कर लीजिए। इसी के माध्यम से आपको चारों दिशाओं और चार की जो सब दिशाएं हैं बीच की, यानी 8 दिशाएं, पूरी 8 दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी और उसके आधार पर आप किसी भी देश की स्थिति का पता आसानी से लगा सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर उत्तर पूर्व की दिशा में अगर आप देखेंगे तो मैंने भारत का छोटा सा नक्शे का एक संकेत बना रखा है। तो आप देखिए, तो अगर हम पूछें आपसे इस पूरे ग्लोब को और उनकी दिशाओं को, दिशाओं को देखते हुए, तो अगर हम आपसे पूछें कि भारत की जो स्थिति है पूरे ग्लोब में किस तरफ है, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि भारत की स्थिति उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिण गोलार्ध में भारत स्थित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है और भारत की स्थिति उत्तर और पूर्व की ओर है। ठीक है, इसके आगे भी हम लोग देखते हैं। आइए बच्चों, मानचित्र पर दिशाओं के साथ साथ अब हम लोग थोड़ा सा देशांतर के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है, ग्लोब है। तो ग्लोब में देखा होगा, आप देख रहे हैं कि एक खड़ी रेखा है सीधी और उसके साइड से पैरेलल में और भी अन्य खड़ी रेखाएं दिख रही हैं। तो ये आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि जितनी भी खड़ी रेखाएं हैं सारी देशांतर रेखाओं के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तो अब हम देख रहे हैं जो बीच में खड़ी रेखा है वो उसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं, यानी शून्य। ठीक है, यानी जो पहली रेखा है पूरे ग्लोब पर जो पहली देशांतर रेखा डाली गई है उसको हम 0 डिग्री, यानी किसी भी चीज़ की शुरुआत आपको पता होगा जब हम करते हैं तो 0 से शुरू होता है। तो ये जो बीच वाली रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा या GMT रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, आप देख रहे हैं चित्र में, उत्तरी ध्रुव और यानी ऊपर का हिस्सा उत्तरी ध्रुव, जैसे अभी हम लोगों ने दिशाओं में देखा था, ऊपर वाला हिस्सा उत्तर की तरफ है और नीचे वाला हिस्सा दक्षिण की तरफ। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला रही हैं आपस में, यानी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं हैं। तो अब इसके बाद 0 से हम आगे बढ़ें तो अगर हम पूरब दिशा की ओर जाएं तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, इस तरीके से आगे। अगर हम 0 से लेकर पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ें तो 1 से लेकर 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, जो पूरब की तरफ होती हैं। कितनी होती हैं? कुल मिलाकर 0 से पूरब दिशा की ओर अगर हम देखें तो 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। उसके बाद अगर हम पश्चिम की तरफ आते हैं तो पश्चिम की तरफ भी 0 से शुरू करेंगे। 0 से जो पहली रेखा होती है उसको 1 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा कहते हैं, जैसा कि एरो से मैंने दिखा रखा है। फिर इसी तरह से 2 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा, 3 डिग्री, और इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो 0 डिग्री से अगर हम पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ते जाते हैं तो उधर भी कुल 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 180 पश्चिम की तरफ देशांतर रेखाएं और 180 पूरब की तरफ देशांतर रेखाएं, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हुई? 360। यानी पूरे विश्व के मानचित्र पर अगर देशांतर रेखाओं की संख्या देखी जाए तो हम पाएंगे कि 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, देशांतर रेखाओं के बाद अब हम थोड़ा अक्षांश रेखाओं को भी आइए समझ लेते हैं। मैं आपको एक ग्लोब दिखा रही हूँ। इस चित्र को बड़े ध्यान से देखिए और इस चित्र पर एक बीचों बीच एक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में काट रही है। जो रेखा काट रही है उसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, और ये जो रेखा है पूरे ग्लोब को 2 बराबर भागों में, यानी जो इसके 0 डिग्री के ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं और उसके जो नीचे वाला हिस्सा है 0 डिग्री के उसको हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं।
उत्तरी गोलार्ध के टॉप पर अगर हम जाएं तो रेखांकित क्षेत्र जो है वो संकेत किया है मैंने, वो उत्तरी ध्रुव है। और दक्षिणी गोलार्ध के बॉटम पर सबसे नीचे अगर हम आएँ तो जो रेखांकित क्षेत्र है उसको मैंने दक्षिणी ध्रुव के रूप में यहाँ पर रेखांकित किया है। देखिए आप बड़े ध्यान से, तो ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव, ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध, बीच में जो है हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब हम इसकी संख्या पर ज़रा देखें तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ दिखा रखा है ऊपर, यहाँ जगह की कमी होने की वजह से मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं लाइंस खींची हैं, 5 10 15 के क्रम में खींची हैं। तो अगर हम 0 डिग्री के ऊपर की तरफ बढ़ें तो देखिए सबसे पहले मैंने 5 डिग्री खींची, यानी 0 से 5 के बीच में 1 2 3 4 रेखाएं भी होंगी, ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ऊपर की तरफ जो अक्षांश होते हैं उनको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखिए दिखा भी रखा है कि जो 5 डिग्री रेखा है ऊपर की तरफ 0 से, वो उसको हम 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक इसी तरह से जो 10 डिग्री है उसको हम 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। 10 के बाद 11 होगी, है ना, और 5 के नीचे 4 भी होगी, ये आप समझ रहे होंगे। फिर इसी तरह से हम नीचे आ जाते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा की नीचे की तरफ। जब दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में भी मैंने इसी तरह से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, फिर उसके बाद 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा बना रखी है। तो 0 से 5 के पहले 4 रेखाएं और होंगी, आप सभी को पता होगा। तो अगर हम ऊपर देखें तो 5 डिग्री से लेकर जो सबसे लास्ट वाली रेखा मैंने खींची है वो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा खींची है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या को देखें तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या जो होती है 90, और इसी तरीके से अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों की कुल संख्या देखें तो वहाँ पर भी 90 होती है। तो इस तरीके से 90 और 90 को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 होता है। तो पूरे ग्लोब पर यानी विश्व के जो मानचित्र पर अक्षांश रेखाएं डाली गई हैं उनकी कुल संख्या है 180। ठीक है बच्चों, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जानने के बाद आइए अब हम लोग भारत की विश्व में वास्तविक स्थिति क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए मैं भारत का चित्र दिखा रही हूँ, मानचित्र दिखा रही हूँ आपको। इसमें जो पीले रंग का भूभाग है वो पूरा भारत वर्ष है। ओके, तो अब जैसा कि अब हम देखते हैं कि भारत की जो भूमि है या भारतीय भूभाग है उसकी सीमा क्या है, ठीक है, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भूगोल विषय में जो सूचना दी गई है उसके आधार पर जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, यानी अगर हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर की तरफ बढ़ें उत्तरी गोलार्ध में तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार हम पाते हैं 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। यानी अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो भारत 8 से 37 डिग्री अक्षांशों तक सीमित है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमने देखा तो हमें कौन सा गोलार्ध मिला, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध, यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब अगर हम देशांतर की तरफ देखें, ध्यान दें, जो खड़ी रेखाएं हैं उस पर ध्यान दें, तो हम देख रहे हैं कि जो भारत की जो सीमा रेखा है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है, यानी पूरब की तरफ ही है। तो जब हमने देशांतर के ग्लोब पर 2 बराबर भागों में बांटा था तो पूर्वी गोलार्ध था और पश्चिमी गोलार्ध था। तो यानी इस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है, और अक्षांशीय दृष्टि से जो हमने देखा, तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो दोनों रेखाएं हैं यानी देशांतर रेखाएं और अक्षांशीय रेखाएं जो कि हमारे भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को दर्शा रही हैं, तो जो अक्षांशीय रेखा का विस्तार है आप ये देख रहे हैं ऊपर की तरफ, और ये जो देशांतरीय रेखा का विस्तार है जो लेटा हुआ है ये देख रहे हैं। इन दोनों रेखाओं के अगर चारों बिंदुओं को मिलाते हैं हम तो देखेंगे कि अगर चारों बिंदुओं को आप मिला दें, ठीक है, तो एक कैसी आकृति निकल के आएगी जिसके 4 भुजाएं दिखाई देंगी, यानी चतुष्कोणीय आकृति दिखाई देगी। तो इस तरह से हमने विश्व में भारत का जो स्थिति है वो देखी
कि जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत की वास्तविक स्थिति देखें और दिशा की तरफ देखें तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और उसका अक्षांशीय विदेशांतरी विस्तार भी हम लोगों ने देख लिया। और इसके साथ साथ अगर हम आकार की बात करें तो भारत का आकार जो वास्तविक रूप से है अगर मिलाया जाएगा तो चतुष्कोणीय आकार निकल कर आता है। अब बच्चों इसके साथ साथ हम लोग और थोड़ी सी चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं विश्व का मानचित्र, इसमें महाद्वीपों को भी दर्शाया गया है। तो अब हम ये भी अगर बात करें कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है तो हमें थोड़ा सा महाद्वीपों के बारे में जानना होगा। कि आपको पता भी होगा, पहले की कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि विश्व जो है 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। ठीक है, यानी एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिक महाद्वीप। इस तरीके से हमारे महाद्वीपों की संख्या कुल 7 है। तो अब हम पाते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो जब हमने भारत की स्थिति देखी विश्व के मानचित्र में कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध की तरफ स्थित है और इतने से इतने अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है, तो ये जो एरिया पड़ रहा है ये कहाँ पर पड़ रहा है? एशिया में। ठीक, एशिया का जो दक्षिणी विस्तार है वो भारत के रूप में है। तो यानी अगर हम भारत को देखें कि भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिण की ओर स्थित है। देखिए मैं इसको दिखा रही हूँ इस चित्र में, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। हाँ ठीक है बच्चों, भारत की स्थिति के बारे में हमें वास्तविक जानकारी प्राप्त हो गई है और तकरीबन हम उसके आकार से भी परिचित हो गए हैं। अब आ जाइए भारत में हम जो आपके पाठ में भारत के बारे में और जो भी सूचनाएं हैं उसको देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये भारत का मानचित्र जो आप देख रहे हैं इसमें जो पीला रंग है ये भारतीय भूमिका से संबंधित है। यानी जो पीले रंग है, जहाँ जहाँ पीला रंग देख रहे हैं आप वो पूरा भारतवर्ष है। ठीक, इसके ऊपर जो हरा रंग देख रहे हैं आप वो भारत के पड़ोसी देश हैं। ऊपर की तरफ आप देखिए ना, पश्चिम से लेकर उत्तर और फिर पूरब की तरफ, ये सब पूरे पड़ोसी देश हैं। उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो नीले रंग से घिरा हुआ है। तो जो नीले रंग का एरिया है ये सागरों का है। एक तरफ अरब सागर है और उसके नीचे आपका हिंद महासागर है और इधर आपका बंगाल की खाड़ी है। ठीक, तो भारत नीचे से 3 ओर से सागर से घिरा हुआ है। इसी कारण इसको प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यानी जो स्थल 3 ओर से जल से घिरा होता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से भारत एक प्रायद्वीप भी है। और आगे अगर हम देखें ऊपर की तरफ, तो ये जो ऊपर की तरफ हरे रंग का एरिया है यहाँ पर आपका उत्तर की ओर से अगर पूरब की तरफ बढ़ें तो ये पूरा हिमालयी विस्तार पाया जाता है। यानी इधर से इधर के इस एरिया में पूरे हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। और उसके बाद बच्चों अगर हम देखें इस भारत के मानचित्र में तो एक रेखा ऐसी है जो भारत को बीचों बीच से काट रही है। देख रहे हैं आप? हाँ, ये देखिए, ये जो रेखा है भारत को बीचों बीच से काट रही है। इसको 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, जो भारत को बीचों बीच से काटती है। इसके साथ आप एक वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, ये जो खड़ी रेखा है ये मानक रेखा है, मानक देशांतर रेखा है। देशांतर जो होते हैं समय के सूचक होते हैं। तो जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82 डिग्री 30 देशांतर रेखा को मानक समय रेखा माना गया है। यानी ये रेखा जो है इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से गुजरती है और जो भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है वो इसी रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। बच्चों, अब इस तरह से हम लोगों ने थोड़ी ये जानकारी ली। अब इसके बाद अब हम आ जाते हैं फिर से भारतीय भूभाग की तरफ। तो जो हमारा भारत का भूभाग है, ठीक है, भूभाग का मतलब, भू का मतलब होता है ज़मीन और भाग का मतलब होता है हिस्सा। तो यानी भारत का जो ज़मीनी हिस्सा है, स्थलीय क्षेत्र है, वो उसका कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो जो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। ओके, तो ये जो क्षेत्रफल का हिस्सा है ये अगर विश्व में देखें तो पूरे जो विश्व का क्षेत्रफल है उसमें भारत का हिस्सा
2.4% है, यानी जो 32,87,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का जो एरिया है, वो अगर विश्व के क्षेत्रफल में देखा जाए तो उसका कुल प्रतिशत है 2.4। ठीक। अब अगर हम देखें तो जो भारत का है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अगर विश्व के प्रमुख देशों में जो प्रमुख देश हैं बड़े बड़े, उनमें अगर हम देखें तो भारत का स्थान 7वां है। बच्चों, आपकी जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उसमें देखिए ग्राफ दिखा रखा है, मैंने इसमें दिखाया हुआ है। इसमें ग्राफ की सहायता से बहुत अच्छी तरीके से इसमें आप देखिए, समझिए कि जो ये जितने भी विश्व के बड़े देश हैं उनको बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया। ऊपर की तरफ देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है और नीचे की तरफ ये क्या कहते हैं, देशों के नाम दिए हुए हैं। तो इस तरीके से क्रमवार देशों को क्षेत्रफल के आधार पर बड़े से छोटे के क्रम में दिखाया गया है। देखिए ग्राफ पे लाइनों से भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो अगर हम देखें तो विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। ठीक, क्षेत्रफल के आधार पर। और क्षेत्रफल, यहाँ पर सारे क्षेत्रफल के आधार पर ही सारे देशों का जो डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है वो है। तो सबसे बड़ा देश है विश्व का रूस, और उसके बाद दूसरे नंबर पर कनाडा है। तीसरे नंबर पर जो आपका देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक। और चौथे स्थान पर जो क्षेत्रफल के हिसाब से देश है वो चीन। और 5वें नंबर पर ब्राज़ील आता है। 6ठे नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। और 7वें नंबर पर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। बच्चों, अब हम अपने भारत में आ जाते हैं और अब हम सीमा रेखाओं के बारे में देखते हैं। ठीक। हमारे भारत की 2 तरह की सीमा रेखा हैं, एक स्थलीय सीमा रेखा और दूसरी जलीय सीमा रेखा, तो या तटीय सीमा रेखा। तो अब हम आ जाएं भारत में, देखें तो बच्चों अगर आप देखिए इस तरफ से, इसमें तो देख रहे हैं कि पश्चिम से अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ें, पश्चिम से आप ऊपर की तरफ बढ़िए उत्तर, और फिर उत्तर से धीरे से इधर आइए पूरब की तरफ। ठीक। तो ये जो पश्चिम से उत्तर और उत्तर से पूरब की तरफ का जो क्षेत्र है, इसमें आप देख रहे हैं कहीं पर भी कोई जल नहीं दिख रहा है। ठीक है, पूरा स्थल स्थल ही है। भारत के अंदर भी स्थल है और भारत के जो बाहर के जो देश हैं वो भी सब स्थलीय सीमा ही हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें, यहाँ पर कोई सागर नहीं दिख रहा है। तो जो भारत की स्थलीय सीमा है, स्थल का मतलब होता है ज़मीन, है ना, भूमि। तो स्थलीय जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई जो है लगभग 15,200 किलोमीटर है। और उसके बाद अगर हम नीचे के हिस्से में आते हैं तो नीचे के हिस्से में भारत जल से घिरा हुआ है ना। तो जल से घिरा हुआ, इसके बाईं तरफ अगर आप देख रहे हैं तो ये छोटे छोटे द्वीप समूह जो हैं मूंगे के बने हुए हैं, इनको हम लक्षद्वीप समूह के नाम से जानते हैं, जो कि भारत का हिस्सा है। और उसके अगर हम दाईं तरफ देख रहे हैं तो दाईं तरफ भी छोटे द्वीप समूह, छोटे बड़े द्वीप समूह हैं, जिनको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं, ये भी भारत का हिस्सा हैं। तो ये दोनों ही जो भारत के हिस्से हैं, और प्लस जो नीचे का जो आप एरिया ये देखिए, ट्रायंगल एरिया देख रहे हैं भारत का, तो इसकी जो सीमा रेखा है उसको देखते हैं। तो अगर अब हम देखें तो यहाँ पर जैसे अभी हम पश्चिम से ऊपर की तरफ बढ़े थे, तो अब हम पश्चिम को ही उठा लें। पश्चिम जो क्षेत्र, पश्चिम दिशा है भारत की, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इस एरिया से अगर हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ भारत की ही स्थल भूमि है, और इसके बाहर का जो हिस्सा है वो सब पूरा जलमग्न एरिया है। ठीक है, यानी सागर है, अरब सागर है। उसके बाद हम पश्चिम से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे दक्षिण की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर हम हिंद महासागर पाते हैं। और फिर उसके बाद दक्षिण से फिर हम अगर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं पूरब की ओर, तो हम इधर इस साइड में देखते हैं बंगाल की खाड़ी। तो यानी तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो इसकी जो सीमा रेखा ये, और प्लस जो लक्षद्वीप हैं आपके, ठीक, लक्षद्वीप के जो स्थल समूह हैं उसकी सीमा रेखा, और उसके साथ साथ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस तरफ दिखाया जा रहा है या दिख रहा है आपको, उसकी भी सीमा रेखा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, और भारत का जो ये तिकोना एरिया आप देख रहे हैं, पश्चिम से लेकर दक्षिण और दक्षिण से लेकर पूरब तक का जो विस्तार है, जो जलमग्न एरिया है, जो तटीय भूभाग है, उसकी सीमा रेखा की कुल लंबाई जो है वो 7,516 किलोमीटर है। बच्चों, ये जो अभी हमारा पाठ चल रहा है भूगोल के अंतर्गत, पहला जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, भारत का आकार एवं उसकी स्थिति, तो इसमें अभी तक हम लोगों ने विश्व और भारत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की। इसके साथ साथ जो मुख्य रूप से अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनके बारे में संक्षेप में जाना, और भारत का विश्व में
वास्तविक स्थिति क्या है, भारत वास्तविक रूप से कहाँ पर स्थित है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है, इसके साथ साथ भारत की स्थलीय और तटीय सीमा रेखा कितनी है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, और इसके साथ साथ भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है, और विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से बड़े देश हैं, उन बड़े देशों में भारत का स्थान क्या है, ये सब जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। और इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।